गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ डॉक्टर अंकित श्रीवास्तव। और आज हम लोग फाइनेंशियल मैथमेटिक्स बीबीए सेकेंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट कोड 205 इसकी यूनिट 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस इन यूनिट 1 यू हैव बेसिक कॉन्सेप्ट्स, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, काइंड्स ऑफ इंटरेस्ट रेट, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड फोर्स ऑफ इंटरेस्ट, रिलेशनशिप बिटवीन इफेक्टिव एंड नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, ये इतनी चीज़ें आपकी फर्स्ट यूनिट में आ रही हैं। अपने फर्स्ट वीडियो में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए थे। आज हम लोग देखते हैं कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स कैसे कवर होते हैं। ये हमारे पास एक 2018 का पेपर है अभी बीबीए का ही, जिसमें पहला ही क्वेश्चन पूछा हुआ है 3 नंबर में। पहला सेक्शन आपका 10 क्वेश्चन रहते हैं, 3-3 नंबर के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, एंड उसके बाद आपके पास चारों यूनिट से 2-2 क्वेश्चन 10-10 नंबर के आते हैं, यानी कि 40 नंबर के क्वेश्चन उधर रहते हैं और 30 नंबर के क्वेश्चन आपके यहाँ पर रहते हैं। तो टोटल 70 मार्क्स का आपका पेपर रहता है। पहला ही क्वेश्चन पूछा हुआ है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन नॉमिनल एंड इफेक्टिव रेट, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट एंड इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। ये आपका फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है। अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। पहले पेपर में देख लें यूनिट 1 से क्या क्या आया है। कैलकुलेट द अमाउंट एट 6% सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1200 इन 9 मंथ्स। प्रेजेंट वैल्यू आपका बाद की यूनिट का है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी तीसरी चौथी यूनिट में है। प्रेजेंट वैल्यू, एन्युटी ड्यू एंड डिफर्ड एन्युटी, देखिए ये भी फर्स्ट यूनिट से आपका आ गया। एन्युटी ड्यू एंड डिफर्ड एन्युटी का क्वेश्चन, इसके न्यूमेरिकल्स तो आपके तीसरी यूनिट में है, सॉरी दूसरी यूनिट में है, लेकिन थ्योरी इसकी आपको मैंने इंट्रोडक्शन में पहले लेक्चर में आपको मैंने ये भी बताया था। एन्युटी ड्यू, डिफर्ड एन्युटी, परपेचुटी, एक्सप्लेन यील्ड टू मैच्योरिटी, ये बाकी सारे क्वेश्चंस आपके बाद की यूनिट्स के हैं। अब देखिए यूनिट 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो जहाँ से स्टार्ट होता है, 10 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है। इसमें पहली यूनिट से 2 क्वेश्चन है 10-10 नंबर के। पहला है, अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी वॉज इन्वेस्टेड एट 6% सिंपल इंटरेस्ट एंड आफ्टर 9 मंथ्स एन इक्वल अमाउंट वॉज इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट। फाइंड द पीरियड इन विच द अमाउंट इन ईच केस बिकम्स 49,000 रुपीज़। हाउ मच मनी वॉज इन्वेस्टेड इन ईच केसेस। ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। और इस तरह के क्वेश्चन हम अभी शुरुआत से जब आगे बढ़ेंगे तब इसको हम आगे कवर करेंगे। फाइंड द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्विवेलेंट टू द नॉमिनल रेट 9% कन्वर्टेड, पीरियड ऑफ कन्वर्जेंस मंथली, सेमी एनुअली एंड कॉन्टिन्यूसली। देखिए अभी तक हमने 1 2 3 4 क्वेश्चंस में 2 क्वेश्चंस आपके नॉमिनल रेट और इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड है। इसका मतलब कि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जो हमने पहले लेक्चर वीडियो में आपको नॉमिनल इंटरेस्ट एंड इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का इंट्रोडक्शन दिया था, उसमें मैंने आपको समझाया था कि ये कैसे काम करता है और दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। ये दूसरा क्वेश्चन पेपर है, 2018 का ही है, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। फर्स्ट पार्ट में व्हाट इज द एनुअल इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट करस्पॉन्डिंग टू ए नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। देखिए यहाँ भी नॉमिनल एंड इफेक्टिव रेट, प्रेजेंट वैल्यू, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये एक सवाल आया जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड है और ये पहला क्वेश्चन आया आपका कंपाउंडिंग से। अदरवाइज 3 क्वेश्चन अभी तक 6 में से हमको नॉमिनल एंड इफेक्टिव रेट के मिल चुके हैं। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ मंथली पेमेंट्स, ये इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चंस हैं। ये हम जब सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट को कवर कर लेंगे उसके बाद ये आएगा, है फर्स्ट यूनिट का ही। ये भी आपका इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है। इसको खत्म करने के बाद देखिए फिर से आ गया, व्हाट इज नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये अब तक 4-5 बार पूछा जा चुका है। अगेन विच मिस्टर यूनिट फर्स्ट से ही देखिए, मिस्टर अरुण पुट्स अ सम ऑफ 6,000 रुपीज विद अ बैंक विच पेज इंटरेस्ट एट 8% पर एनम इफेक्टिव। इफेक्टिव वर्ड यहां पर भी आ रहा है। फाइंड द सम मिस्टर अरुण।
मिस्टर अजय वॉन्ट्स टू मेक एन इन्वेस्टमेंट, ये बात का है, सॉरी, ये भी आपका इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है। ये हम फर्स्ट यूनिट के लास्ट में पढ़ेंगे इसको। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है, ये हम सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड तो दिखाने का मतलब ये था आपको क्वेश्चन पेपर दिखाने का कि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट से कितने क्वेश्चन अब तक आ चुके हैं। आपको इसके बीच का डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था और मैं फिर से बता दे रहा हूँ। जब हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स का डिस्कशन करेंगे तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट ज़रूर आएगा। बिना इंटरेस्ट के फाइनेंशियल मैथमेटिक्स कंप्लीट ही नहीं हो सकती। व्हाट इज़ इंटरेस्ट, ये हमने आपको शुरुआत से एक बार फिर से रिवीजन करना है इसका। तो इंटरेस्ट क्या चीज़ है? सिंपल इंटरेस्ट हमने पढ़ा, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा, नॉमिनल पढ़ा, इफेक्टिव पढ़ा और कई तरह के इंटरेस्ट हमने डिस्कस किए। लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उठा है वो है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट एंड इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट एंड इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, दोनों में डिफरेंस क्या चीज़ किस बात का है? और नाम से ही पता चल रहा है। नॉमिनल मीन्स मैंने आपको बताया था, नॉमिनल मीन्स रिलेटेड टू नेम और विच इज़ स्टेटेड और विच इज़ प्रिंटेड। You might have seen or heard about some bank schemes like they are giving 7% interest rate per annum. So if they are putting it 7% per annum interest rate, it is nominal interest rate which is stated without any adjustment, without any adjustment. नाउ व्हाट इज, किस चीज़ का एडजस्टमेंट की बात हो रही है? देखिए 7% पर एनम एनुअली इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा, ये होगा नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। लेकिन अगर कोई ये कहे बैंक कि 7% पर एनम हम इंटरेस्ट तो देंगे लेकिन हम कंपाउंडिंग जो करेंगे वो सेमी एनुअली, हाफ ईयरली या क्वार्टरली बेसिस पर करेंगे या मंथली बेसिस पर करेंगे, इसको कहते हैं कन्वर्जेंस पीरियड। क्या कहते हैं? कन्वर्जेंस पीरियड। यानी कि अगर कंपाउंडिंग मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली, वीकली या डेली बेसिस पर हो रही है तो इंटरेस्ट रेट जो वास्तव में रिसीव होगा कस्टमर को वो 7% नहीं होगा बल्कि कुछ ज़्यादा होगा। उसका अंतर अभी हम लोग एक न्यूमेरिकल की हेल्प से देखते हैं कि कैसे अंतर आता है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट एंड इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट में। देखिए मान लीजिए कोई सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड, 1 रुपये की हम ले रहे हैं, 1 रुपीज़ वॉज इन्वेस्टेड, interest rate is 100%, suppose 100%, and for 1 year compounded annually। देखिए एनुअली कंपाउंडेड होगा तो क्या होगा? इसका फॉर्मूला था a इज इक्वल टू P1 प्लस R टू द पावर n, R बाई 100। लिखिए चाहे ना लिखिए कोई खास फर्क नहीं है। आपको समझना है कि अगर आप 100 डायरेक्ट लिख देंगे तो 100 भी लिखना अपॉन 100 करना पड़ेगा। अगर आप इसे डायरेक्ट 1.00 लिखते हैं तो आपको ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नाउ व्हाट विल बी द अमाउंट? P इज़ 1, लिखिए ना लिखिए कोई फ़र्क नहीं, 1 प्लस 100 बाई 100 टू द पावर 1। इसको सॉल्व करने पर आएगा 2। यानी कि हमारा 1 रुपये 1 साल में 100% इंटरेस्ट रेट से बढ़ करके हो गया दुगना, जस्ट डबल। ये थी एनुअल कंपाउंडिंग। जब हम इसको
हाफ ईयरली कंपाउंडिंग करेंगे तब देखिए क्या होता है। द अमाउंट विल बी P1 प्लस, जब हाफ ईयरली कंपाउंड होंगी तो मैंने आपको उस दिन बताया था, कई बार मैं बता चुका हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट को हमें, चूँकि हाफ ईयरली है, साल में 2 बार होगी, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को हमें 2 से डिवाइड करना होगा और नंबर ऑफ ईयर्स यानी n को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि अब 2 बार कंपाउंडिंग हो रही है एक साल में, इसलिए नंबर ऑफ ईयर्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको हम सॉल्व करते हैं। 1 रुपीज़ 1 प्लस 100 बाई 2 इंटू 100 यानी कि 200 टू द पावर 1, ये हो जाएगा हमारा 1.5 टू द पावर 1, सॉरी 1 इंटू 2 हो जाएगा ये 2। नाउ द अमाउंट विल बी 2.25 when we squared it, 1.5 squared is 2.25। देखिए डिफरेंस, एनुअल कंपाउंडिंग में हमको हमारा पैसा 2 टाइम्स हो गया था, 1 से बढ़ कर के 2 हो गया था, लेकिन जैसे ही हाफ ईयरली कंपाउंडिंग हुई तो ये 2.25 हो गया, 1 से बढ़ कर के 2.25 हो गया, यानी कि 25 पैसे का हमको 25% का अंतर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सेम चीज़ जब हम क्वार्टरली बेसिस पर करेंगे, क्वार्टरली कंपाउंडिंग होगी, देन A इज इक्वल टू P1 प्लस, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट को हमें 4 से डिवाइड करना होगा, बिकॉज एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, एंड n शुड बी मल्टीप्लाइड विद 4। नाउ what will be the value of amount? 1 plus 100 by 400 to the power 4। चलिए इसे हम सॉल्व करके देखते हैं। 1 प्लस ये 0.25 हो जाएगा, तो 1.25, so 1.25 to the power 4। वन 1.25 to the power 4 is equal to 2.44। 2.44। देखिए एनुअल कंपाउंडिंग में 2 टाइम्स, हाफ ईयरली कंपाउंडिंग में 2.25 टाइम्स एंड क्वार्टरली कंपाउंडिंग में 2.44 टाइम्स। तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इसी को कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर कंपाउंडिंग के चेंज होने से, कन्वर्जेंस पीरियड चेंज होने से जो डिफरेंस आ रहा है इंटरेस्ट में जो कस्टमर को रिसीव होगा, दैट इज डिफरेंट, ठीक है, और ये बढ़ा हुआ है, तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है जब हम कंपाउंडिंग या कन्वर्जन पीरियड चेंज कर देते हैं। अच्छा, मंथली कंपाउंडिंग में देखिए P1 हो जाएगा 1 प्लस R, ये 12 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 इंटू 100 एंड n विल बी मल्टीप्लाइड विद 12। 1 प्लस R is 100%, 100 by 1200 to the power 12। चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। वन बाई 12, 0.083, so 1.0833 to the power 12। 2.61 2.61 सिंपली देखिए, और बढ़ गया
2 से बढ़कर 2.25 हुआ, देन 2.44, देन 2.61। और अगर हम इसको डेली बेसिस पर करना चाहें तो हम डेली बेसिस पर भी इस इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर अमाउंट कंपाउंडिंग डेली बेसिस पर होगी तो क्या होगा। इन दैट केस आर will be divided by 365 because there are 365 days in an year। ठीक है, यहाँ तक कि हम इसको एकदम कॉन्टिन्यूअस बेसिस पर कर सकते हैं विद कॉन्टिन्यूअस बेसिस, यानी कि एवरी पॉसिबल फ्रैक्शन ऑफ टाइम, जितना भी पॉसिबल हो सकता है, यानी कि हम पर डे के बाद पर आवर, पर मिनट, पर सेकेंड तक की कंपाउंडिंग कर सकते हैं। और देन हम देखेंगे कि इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट में कितना चेंज आ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इनफाइनाइट तक बढ़ता चला जाएगा, बिल्कुल नहीं। देखिए, एनुअल कंपाउंडिंग में 2 हुआ, हाफ ईयरली कंपाउंडिंग में 2.44, क्वार्टरली कंपाउंडिंग में हाफ ईयरली में 2.25, क्वार्टरली में 2.44, क्वार्टरली कंपाउंडिंग में 2.44, मंथली कंपाउंडिंग में 2.61। और अगर हम डेली बेसिस पर करेंगे तो भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। देखिए, कहने का मतलब ये है कि पहले जो डिफरेंस था वो दैट वाज ऑफ 0.25, यानी अप्रॉक्स एग्जैक्टली 25%। देन उसके बाद जो चेंज आया वो सिर्फ 0.19 का था। देन उसके बाद ओनली 0.17 का चेंज आया। तो ये बढ़ तो रहा है बट विद अ डिक्रीजिंग रेट। तो ये एक लिमिट तक ही बढ़ सकता है, ये इनफाइनाइट तक नहीं जाएगा, बल्कि इसकी एक लिमिट है, जिस लिमिट को कहते हैं हम फोर्स ऑफ इंटरेस्ट। ये अभी मैंने आपको, चूँकि टॉपिक सब रिलेटेड ही हैं, कोई भी टॉपिक इसमें अलग नहीं है, ठीक है। बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप कोई चीज़ पहले पढ़ लेंगे और कोई चीज़ बाद में पढ़ेंगे, बट फोर्स ऑफ इंटरेस्ट का जिक्र हो गया है साथ में ही, इसलिए मैंने आपको बताना ज़रूरी समझा। लिमिट तक जाएगा, जिस लिमिट को हम कहेंगे फोर्स ऑफ इंटरेस्ट। ये एक इस मतलब यानी कि एक लिमिट से ऊपर ये नहीं बढ़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन पेपर में एक टर्म आया था, एन्युटी एंड एन्युटी ड्यू एंड डिफर्ड एन्युटी। एन्युटी, एन्युटी ड्यू एंड डिफर्ड एन्युटी। देखिए, एन्युटी मैं आपको बता चुका हूँ, फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे इस चीज़ को। एक टाइम पीरियड हम लेते हैं, एक टाइम लाइन बनाते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, फर्स्ट ईयर, एंड ऑफ सेकेंड ईयर, एंड ऑफ थर्ड ईयर एंड एंड ऑफ फोर्थ ईयर। ये हमने 4 साल का एक टाइम पीरियड बनाया हुआ है। एन्युटी, इंटरमीडिएट एन्युटी या रेगुलर एन्युटी, जो टर्म यूज़ होता है वो उस एन्युटी के लिए होगा। पहले तो ये जान लीजिए कि एन्युटी कहेंगे किसे। एक रेगुलर इंटरवल पे एक फिक्स कैश या मनी अमाउंट हम किसी को पे कर रहे हों या हम रिसीव कर रहे हों, एन्युटी के लिए उसको हम एन्युटी कहेंगे। अब ये जो अलग अलग डिफरेंट टर्म्स हैं, एन्युटी, या इसको रेगुलर एन्युटी भी कहते हैं, या एन्युटी इंटरमीडिएट भी कह सकते हैं, आप समझ लीजिए, एन्युटी इंटरमीडिएट। लेकिन ये टर्म आपको सुनने को क्वेश्चंस में नहीं आएगा,
डायरेक्टली पूछेगा तो एन्युटी एंड एन्युटी ड्यू या डिफर्ड एन्युटी में डिफरेंस पूछेगा। आपसे कभी भी एन्युटी इंटरमीडिएट नहीं पूछा जाएगा। अगर पूछता है तो वेल एंड गुड, नहीं पूछता है सिर्फ एन्युटी लिखता है तो भी आप समझेंगे कि ये वही चीज़ है। अब एन्युटी इंटरमीडिएट यानी एन्युटी है, यानी कि 4 साल की हम एन्युटी अगर बनाएं तो एक रेगुलर इंटरवल पे यानी कि हर साल हम कुछ पैसे डिपॉजिट करेंगे, ठीक है। अब अगर ये पहले साल का एंड है, ये दूसरे साल का एंड है, तीसरे साल का और ये चौथे साल का, मान लीजिए ये अमाउंट ए हम पहले साल के एंड में जमा करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, फिर दूसरे साल के एंड में, फिर तीसरे साल के एंड में एंड देन चौथे साल के एंड में डिपॉजिट करते हैं, तो ये होगी आपकी रेगुलर एन्युटी या एन्युटी इंटरमीडिएट या ऑर्डिनरी एन्युटी भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। लेकिन अगर यही अमाउंट हम टर्म की स्टार्टिंग में डिपॉजिट करें, यानी कि पहले साल की शुरुआत में, दूसरे साल की शुरुआत में, तीसरे साल की शुरुआत में और चौथे साल की शुरुआत में, तो हम इसको कहेंगे एन्युटी ड्यू। देन थर्ड जो है डिफर्ड एन्युटी, सॉरी डिफर्ड एन्युटी। डिफर्ड एन्युटी को आप किसी पेंशन स्कीम की तरह समझ सकते हैं या कोई इंश्योरेंस प्लान जो आपको एक फ्यूचर डेट के बाद या फ्यूचर डेट पर कुछ लमसम अमाउंट तुरंत पे करें, या एक पेंशन स्कीम आपकी एक सर्टेन डेट के बाद से स्टार्ट हो, उसके लिए डिफर्ड एन्युटी टर्म यूज़ होता है। तो तीनों में बहुत डिफरेंस है, ऑर्डिनरी एन्युटी, रेगुलर एन्युटी या इंटरमीडिएट एन्युटी। यहाँ पर पेमेंट पीरियड के एंड में किया जाता है, एन्युटी ड्यू में पीरियड की बिगिनिंग में पेमेंट करते हैं, और डिफर्ड एन्युटी एक लंबे समय के बाद, एक एट अ सर्टेन फ्यूचर डेट, जैसे कोई इंश्योरेंस हमने करवाया तो इंश्योरेंस की हम किस्तें या प्रीमियम हर साल या मंथली बेसिस पर या हाफ ईयरली बेसिस पर डिपॉजिट कर रहे हैं, तो सर्टेन सपोज आफ्टर 35 years द इंश्योरेंस प्लान गिव्स मी 1 lakh rupees, देन इट इज़ नोन एज डिफर्ड एन्युटी। ओके, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक शुरुआत करेंगे। थैंक यू।